चलिए, तो हमने अपनी पिछली क्लास में यानी कि क्लास 4 में टाइम एंड टेंस के प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी क्लास 5 है और क्लास 5 में हम ऑनवर्ड चलेंगे। आज हमारा जो टेंस चलेगा वो चलेगा फ्यूचर टेंस। ठीक है ना। आज हम फ्यूचर टेंस को डिस्कस करेंगे और फ्यूचर टेंस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। ऐसा कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में होगा, ऐसा कोई भी काम जो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है ना, जो फ्यूचर इंडिकेशन की तरफ इशारा करता है, वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है। और जैसा कि बाकी के सभी टेंस 4 टाइप के डिवाइडेड होते हैं, उसी तरीके से आपका फ्यूचर टेंस भी 4 तरीके से डिवाइडेड है, जिसमें आपके इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 टेंस हैं। चारों टेंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिएगा, आ जाइए, जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करिए ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है या नहीं, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है ना। सिंपल फ्यूचर मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है? अगर हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो हिंदी में कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे? ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में गा, गी, गे, ठीक है ना, ये वर्ड आते हैं, वो हमारा फ्यूचर या फिर बोला सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। एग्जांपल के तौर पे बोल दीजिए, जैसे कि राम घर नहीं जाएगा, राम घर नहीं जाएगा। अब यहां पर क्या है, हमारा पहचान क्या आया है? गा। तो ऐसे वाक्य जिसमें गा, गी, गे आते हैं, वो हमारा फ्यूचर टेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ओके, तो इसके लिए सिंपल हमें जो रूल लर्न कर लेने हैं वो क्या है कि इसमें आपका शैल और विल, शैल और विल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। आई और वी के साथ में शैल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल का इस्तेमाल करते हैं। विल का इस्तेमाल कभी कभी डिटरमाइंड कंडीशन में भी कर लिया जाता है। ठीक है ना। डिटरमाइंड कंडीशन में भी कर लिया जाता है, जिसमें ये सुनिश्चित हो कि ये काम हम करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि सिंपल सा सेंटेंस है कि राम घर नहीं जाएगा, इसमें किसी तरीके की कोई कंडीशन नहीं है, एक ऑब्वियसली स्टेटमेंट है। हम सिंपल सा क्या कर देंगे कि राम विल नॉट गो टू होम, राम घर नहीं जाएगा। इसमें आपके शैल और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, यानी कि शैल या विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। इसमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आई और वी के साथ में शैल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर यही है कि अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट शैल या विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, शी विल राइट अ लेटर, शी विल राइट अ लेटर, कि वह एक पत्र लिखेगी। सेंटेंस क्या है कि वह एक पत्र लिखेगी, वह एक पत्र लिखेगी। ठीक है, ये सेंटेंस है कि वह एक पत्र लिखेगी। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह लिखेगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखेगी लिखा है क्योंकि हमने सब्जेक्ट क्या लगाया है? शी लगाया है। अगर हम यहाँ पे करते हैं लिखेगा, हमने अगर ऐसे कर दिया कि लिखेगा, तो ये लड़के के लिए हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? इसमें ही कर देंगे। ठीक है ना। तो ही विल राइट अ लेटर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई और वी नहीं है, दैट इज वाई हमने यहाँ पे विल लगाया है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? चलिएगा, और मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं कि मैं एक पत्र लिखूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, और आई के साथ में हमारा क्या लगेगा? शेल लगेगा। वैसे आजकल मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में मोस्ट ऑफन हम विल का ही इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट का प्लेसमेंट याद रखना है, बाकी ज्यादा जरूरी चीजें नहीं है। तो नॉट हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमारा नोट का प्लेसमेंट होगा नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे दिया गया है कि वह एक पत्र नहीं लिखेगी, वह एक पत्र
नहीं लिखेगी, हमने कर दिया नहीं लिखेगी, तो नॉट का प्लेसमेंट कहां पर किया गया है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने क्या लगा दिया है, नॉट लगा दिया है इस जगह पे। शी विल नॉट राइट अ लेटर, वर्ब हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारी फर्स्ट फॉर्म की ही रहती है, यानी कि V1 ही रहता है। क्लियर है? चलिए, अब हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम सिंगल इंटेरोगेटिव या फिर यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। तो जितने भी सिंगल इंटेरोगेटिव या यस नो टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, सेंटेंस होते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस के हों, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट किए जाते हैं। तो इस पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, शेल और विल। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगा दिया हमने, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में अगर इसके साथ में भी हमारा नहीं आ रहा हो तो नॉट का प्लेसमेंट कहाँ करते हैं, नॉट का प्लेसमेंट हम इस जगह पे करते हैं, ठीक है ना। सब शेल या विल, सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सेंटेंस हमारे पास में, विल सी राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखेगी। अगर हम इसको ऐसे बोल दें कि क्या वह एक पत्र नहीं लिखेगी, क्या वह एक पत्र नहीं लिखेगी, हमने सेंटेंस लिख दिया, क्या वह एक पत्र नहीं लिखेगी, ठीक है ना, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस कंडीशन पे हमारा जो नॉट लगेगा वो कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगाया सबसे, ठीक है ना, क्योंकि सी आया है तो विल लगाया है, विल सी, और इसके बाद में हमारा नॉट यहाँ पर लग जाएगा, विल सी नॉट राइट अ लेटर, और ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है डबल इंटेरोगेटिव की, यानी कि WH टाइप क्वेश्चंस की। तो बाकी का जो फॉर्मेट है वो एज इट एज ऐसा कैसे ही रहता है, सिंगल इंटेरोगेटिव के तरीके से, सिर्फ बीच में आने वाला जो क्वेश्चन वर्ड है उसको हम शुरुआत में प्लेस कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोल दिया कि वह एक पत्र क्यों लिखेगी, ठीक है ना, हमने क्या कहा कि वह एक पत्र क्यों नहीं लिखेगा, हमने क्यों नहीं लिखेगा कर दिया है, ठीक है ना, क्यों नहीं लिखेगा, और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इस कंडीशन पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, लिखेगा, लड़का है, यानी कि वो है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो अब इससे क्यों से स्टार्ट करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, वाई। अब लड़का है, विल आया है, विल आएगा, वाई विल और ही। अब हमने यहाँ पे नॉट भी लगाया है, तो सब्जेक्ट के बाद में क्या लगेगा, नॉट लगेगा, वाई विल ही नॉट राइट अ लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि मैं एक पत्र क्यों नहीं लिखूंगा, ठीक है, अगर मैं इस जगह पे ऐसे कह दूं कि मैं एक पत्र क्यों नहीं लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई शैल आई, ठीक है ना, वाई शैल आई नॉट राइट अ लेटर। तो ये बहुत ही सिंपल टेंस है और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। सारी चीजें क्लियर हो गई इसमें, इसमें कोई ज्यादा दोहराहे वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से ये हो जाता है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब विल और शैल का यूज कैसे करते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ज्यादा इसमें सोच विचार करने वाली चीजें है नहीं है, ठीक है। विल यूज फॉर ऑल सब्जेक्ट, आई यू ही सी इट वी दे, सभी के साथ में विल का यूज हम कर लेते हैं, नो डाउट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी डिटरमाइंड कंडीशन में हम आई के साथ में भी विल का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, वी के साथ में भी विल का यूज कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विल का यूज हम हर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर प्रिडिक्शन एंड प्रोमिसेस, प्रिडिक्शन और प्रोमिसेस की बात हो रही हो तो विल का इस्तेमाल हम हर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। शेल की बात कर लेते हैं। शेल इन मॉडर्न ग्रामर इट इज मोस्टली यूज्ड विद आई एंड वी, शेल का इस्तेमाल हम आई और वी के साथ ही करते हैं, ये डिटरमाइन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब कब करते हैं, जैसे सजेशन है, ऑफर है, ठीक है ना, और एडवाइस मांगनी है किसी से, इस तरीके से। एग्जाम्पल देखिएगा, ऑफर के लिए ऑफर कर रहे हैं, शेल आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग ले लूं। तो हमने क्या किया, यहाँ से ऑफर किया है किसी को कि क्या मैं आपका बैग लेके चल सकता हूं, तो हम शैल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सजेशन देना है किसी को, शैल वी गो टू फॉर अ वॉक, ठीक है ना, क्या हमें एक वॉक पे चलना चाहिए, क्या हम एक वॉक पे चलेंगे। तो ऑफर, सजेशन, एडवाइस, इन सभी चीजों के लिए हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ में आई और वी के साथ। बाकी विल का इस्तेमाल हम प्रिडिक्शन के लिए, प्रोमिसेज के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विल वर्सेस गोइंग टू, हमारे पास में दो वर्ड हैं, एक है विल और दूसरा है गोइंग टू।
एक है विल और दूसरा है गोइंग टू। तो इसको समझिएगा दोनों में क्या है। द डिसीजन रूल देखिएगा, देयर इज ए स्पेसिफिक डिफरेंस बेस्ड ऑन व्हेन। ठीक है, जब हम किसी डिसीजन को बनाते हैं, किसी डिसीजन पर जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो विल का जो इस्तेमाल है, इट इज यूज्ड इंस्टेंट, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस मेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जब हम कोई काम तुरंत कर रहे हैं, यानी बोल रहे हैं, उस समय पर कर रहे हैं, ठीक है ना, एट अ टाइम, तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे कि फोन रिंग्स बज रही है, तो हमने कहा, मान लीजिए हमारे पास फोन आया, अब मुझे आंसर देना है, तो मैं कहूंगा कि आई विल आंसर इट। अटेम्प्ट, तुरंत कह रहा हूं, उस समय पर वो काम कर रहा हूं, तो हम विल का इस्तेमाल करेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं जो समझनी है। वैसे तो ये सब कुछ आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। अटेम्प्ट में किसी चीज को करना है, इंस्टेंटली किसी काम को करना है, स्पॉन्टेनियसली डिसीजन लेना है, तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई विल आंसर इट। अब हमारे पास में क्या है, गोइंग टू। गोइंग टू इज यूज्ड फॉर प्रायर प्लान्स। पहले ही हम किसी चीज का प्लान बना चुके हैं, इंटेंशन हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही है माइंड में। ठीक है ना, हम बोलने से पहले उस काम की प्लानिंग कर चुके हैं कि हम ऐसा ही करेंगे। मान लीजिए हमें स्टेशन पर आज जाना है, लेकिन प्लानिंग हमारी बहुत दिनों पहले से चल रही है, हम किसी काम को बहुत दिनों से पहले से ही प्री प्लान कर रहे हैं, ऐसा हमें पता है, तो उस कंडीशन पे हम गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ दिया है आई एम गोइंग टू। अब क्यों, क्योंकि हमारी प्री प्लानिंग है। आई एम गोइंग टू विजिट माई आंट नेक्स्ट वीकेंड। अब मैं बात कब की कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीकेंड की कर रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ, लेकिन आज बोल रहा हूँ, लेकिन प्लानिंग हमने बहुत पहले ही कर ली है। नेक्स्ट वीकेंड के लिए बोल रहा हूँ, प्लानिंग हमारी आज से चल रही है, और नेक्स्ट वीकेंड पर मैं वो काम करूंगा। तो अटेम्प्ट में करेंगे तो विल, और प्री प्लानिंग के साथ में बाद में करेंगे, और अभी बोल रहे हैं तो क्या करेंगे, गोइंग टू। ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। गोइंग टू का इस्तेमाल कब करना है, गोइंग टू जब हमारा प्री प्लान हो, पहले से ही प्लान हो, तो हम गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इविडेंस रूल फॉर प्रिडिक्शन। अब हमारे पास में प्रिडिक्शन रूल है कुछ। प्रिडिक्शन का मतलब पहले से ही हम किसी चीज के बारे में तय कर लेते हैं उस कंडीशन पे। तो विल यूज फॉर प्रिडिक्शंस, विल का यूज प्रिडिक्शन भविष्यवाणी के लिए, ठीक है ना, पहले से ही सोची समझी ओपिनियन के लिए। यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन ओपिनियन और पर्सनल बिलीफ। एग्जाम्पल देखिएगा, आई थिंक इटली विल विन द मैच। अब हमारी खुद की ओपिनियन है, खुद का पर्सनल बिलीफ है, ठीक है ना, मुझे लगता है आज बारिश होगी, मुझे लगता है आज बारिश होगी, तो ये मेरा ओपिनियन है, मेरी सोच है, मेरा विचार है, तो हम क्या करेंगे, आई थिंक इट विल रेन टूडे। आई थिंक, यहां पर क्या है, इटली जीतेगी हम सोच रहे हैं, तो आई थिंक इटली विल विन द मैच। तो पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल बिलीफ के लिए हम क्या करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे। गोइंग टू का इस्तेमाल इसके अपोजिट, यूज्ड फॉर प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन प्रेजेंट एविडेंस। अब हमारे पास में एविडेंस है, कोई किसी चीज का सबूत है, कुछ फैक्ट है, क्या है, कुछ फैक्ट्स है हमारे पास में, उन फैक्ट के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स। अभी हमने कहा था कि आई थिंक इट विल रेन, आई थिंक इट विल रेन, मुझे लगता है बारिश होगी। ये मेरी खुद की ओपिनियन थी, मेरा खुद का विचार था, ठीक है ना, मैंने किसी से पूछ के या किसी एविडेंस के माध्यम से इस बात को नहीं कहा, मैंने कहा आज लगता है बारिश होगी। लेकिन अब मुझे बादल दिखाई दे रहे हैं एज एन एविडेंस, तो मैं यही कहूंगा कि देखो बादलों को देखो, आज बारिश होगी। तो हम किस तरीके से यूज करेंगे, लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, इट इज गोइंग टू रेन। उस कंडीशन पे क्या करेंगे, गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। दोनों क्लियर हो गया। ये थर्ड नंबर का रूल क्लियर हो गया ना सभी का, यहां किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है ना, गोइंग टू और विल दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। गोइंग टू जब एविडेंस के बेस पर हम किसी तरीके की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और विल जब हम अपनी खुद की ओपिनियन पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं उस कंडीशन पे। आगे बढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट विद फ्यूचर मीनिंग। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए। कैसे करेंगे, वी ऑफन यूज द सिंपल प्रेजेंट टू टॉक अबाउट द फ्यूचर इफ वी आर डिस्कसिंग ऑफिशियल टाइम टेबल। कुछ फिक्स टाइम टेबल की बात हो रही है, फिक्स शेड्यूल की बात हो रही है, ठीक है ना, उस पर हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे। ठीक है ना,
वी ऑफन यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस अबाउट फ्यूचर, यानी कि भले ही फ्यूचर की बात हो रही हो लेकिन वो चीज कैसी हो, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो ऑफिशियल टाइम टेबल हो और फिक्स शेड्यूल हो जो बदलता नहीं हो। एग्जाम्पल देखिएगा, द ट्रेन अराइव्स एट 6 AM टुमारो। अब हम बात कब की कर रहे हैं, टुमारो दिख रहा है इसका मतलब क्या है, ये फ्यूचर, टुमारो दिख रहा है इसका मतलब क्या है, फ्यूचर। लेकिन बना इसको किस में रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बना किस में रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि जब फिक्स शेड्यूल हो, ऑफिशियल टाइम टेबल हो, ठीक है ना, फ्यूचर रेफरेंस की बात की जा रही हो, तो टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। ओके, सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, SES उसमें ऐड कर देंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, प्लुरल है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इवन दो इट इज टुमारो, भले ही हम टुमारो की बात कर रहे हैं, द शेड्यूल इज फिक्स फैक्ट, शेड्यूल क्या है, फिक्स फैक्ट, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला है फ्यूचर टाइम क्लॉज, हमारे पास में फ्यूचर टाइम क्लॉज दिया गया हो, ठीक है ना, देन नो विल रूल, मतलब इसको हम क्या करेंगे, नो विल रूल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर एग्जाम्स। इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यू कैन नॉट यूज विल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कब, इन अ क्लॉज स्टार्टिंग विद द टाइम वर्ड, कोई भी क्लॉज जो टाइम वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, जैसे व्हेन, एज सून एज, ठीक है ना, नो सूनर डेट, इस तरीके के टाइम वर्ड से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम उसमें विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। व्हेन, एज सून एज, अनटिल, बिफोर और आफ्टर, इसका मतलब ये है, मैं इसको और भी सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है ना, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब ये है कि जिसमें क्या लगा हुआ है, कंजक्शन लगा हुआ है, कंजक्शंस, या क्या लगा हुआ है, एडवर्ब लगे हुए हैं, ठीक है ना, कंजक्शंस बोल सकते हैं, एडवर्ब्स बोल सकते हैं। सेंटेंस कौन सा हो, कॉम्प्लेक्स हो, सेंटेंस कौन सा हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो। सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात हो रही है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी भी हम विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी भी विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे कि एक सेंटेंस हमारे पास इनकरेक्ट है, आई विल कॉल यू, ये मेन क्लॉज है, आई विल कॉल यू ये क्या है, ये मेन क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। और यहां से लेके यहां तक व्हेन आई विल कम या व्हेन आई विल अराइव, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि इसमें हमारा कंजक्शन एडवर्ब व्हेन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन पर ये जो विल लगा हुआ है ये गलत है, हम क्या करेंगे, इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, ठीक है, इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, ये आपको याद रखना है। किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, ये याद रखना है। तो हम इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो यही है कि अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जिसमें सब्जेक्ट दिया गया हो, ठीक है ना, और ठीक है, तो हाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात हो रही थी कि अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा हो जो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, ठीक है ना, और उसके बाद में वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट नहीं भी हो, कोई बता, कुछ जरूरी नहीं है, हो सकता है इंट्रांजिटिव वर्ब, तो उस कंडीशन पे हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा यानी कि कंजक्शन, ठीक है ना, या एडवर्ब, ये जो होगा, ये वाला क्लॉज हमारा कैसे होगा, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिए एक और टेंस हमारे पास, जैसे आई विल कॉल यू, यहां पर हमने क्या किया, विल को हटा दिया और हमने इसको V1 में चेंज कर दिया। एज सून एज, एज सून एज ये कंजक्शन है, ठीक है ना, टाइम वर्ड है, यहां पर हमारा विल लगा हुआ है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कंजक्शन एडवर्ब, ये चीजें आ जाएंगी, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो एज सून एज तो हमने विल लगा रखा है जो कि गलत है, मेन क्लॉज हमारा किस में है, विल या सेल में है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, एज सून एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आपको याद रखना है, ओके। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में है फर्स्ट कंडीशनल रूल, नेक्स्ट इसका रूल है फर्स्ट कंडीशनल रूल। फर्स्ट कंडीशनल रूल क्या है,
इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। अगर हमारा कोई क्लॉज ऐसा है जो इफ क्लॉज है, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कौन सा वाला, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट है, तो जो दूसरा क्लॉज बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला पैटर्न आपका बनेगा। क्लियर है? चलिए, ओके बिंदु, एक बार दोबारा से एंटर कर लो, सही हो जाएगा। एक बार मुझे बताइएगा सब कुछ सही है ना, क्लियर है सब कुछ? अब तो सब कुछ क्लियर चल रहा है ना? चलिए, जैसे यहां पर देखिएगा, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर में सेंटेंस है, इफ यू स्टडी हार्ड, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट का है, तो दूसरा जो मेन क्लॉज है वो कैसे बनेगा, यू विल, V1 और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास में रूल नंबर 7 है जो आपको याद रखना है, वांट। हम कभी कभी वांट का इस्तेमाल भी करते हैं, किसके लिए, रिफ्यूजल के लिए, किसी चीज की मना के लिए, नेगेशन में। समटाइम विल नॉट मीन टू से वांट इज यूज्ड टू शो दैट समवन और इवन एन ऑब्जेक्ट रिफ्यूज टू डू समथिंग, कुछ या कोई व्यक्ति कुछ करने के लिए मना कर रहा है, ठीक है ना। विल नॉट मतलब वांट इज यूज्ड टू शो दैट समवन और इवन अ ऑब्जेक्ट, मतलब पर्सन तो कोई हो ही सकता है, पर्सन तो कोई हो ही सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है जो किसी फंक्शन के लिए डिनाई कर रही है, मतलब दैट इज नॉट एग्री टू मूव और रन, चलने के लिए, मूव करने के लिए, फंक्शन करने के लिए तैयार नहीं है, उस कंडीशन पे हम वांट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखिएगा, द कार वॉन्ट स्टार्ट, द कार वॉन्ट स्टार्ट, इसका मतलब है कि कार जो है वो वर्क करने के लिए रिफ्यूज कर रही है, मना कर रही है, मतलब उसमें एबिलिटी नहीं है, वो चल नहीं सकती, खराब हो गई है, ठीक। द कार वॉन्ट स्टार्ट, यहां पर सब्जेक्ट यानी कि पर्सन की बात कर ली, ही वॉन्ट लिसन टू माई एडवाइस, यानी वो मेरी बात सुनने के लिए मना कर रहा है, वो मेरी बात नहीं सुनेगा, ठीक है ना। तो रिफ्यूज, फॉर रिफ्यूजल के लिए हम क्या करते हैं, वॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, ये हमारी क्विक समरी है, हमें याद रखना है कि हमने इसमें विल का इस्तेमाल किया है, गोइंग टू का इस्तेमाल कहां पर किया है, अगर हमारे पास में टाइम क्लॉज दिया गया है स्टार्टिंग विद व्हेन, अंटिल, एज सून एज, नो सूनर देन, तो हम सिंपल प्रेजेंट इंस्टीड ऑफ विल यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट फिनिश हो गया है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट हमारा फिनिश हो गया है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में किसी तरीके की कोई क्वेरी हो तो आप बताइएगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, नहीं अब नेटवर्क प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, आप लोग उसको सही कर लीजिए। अब हमारे पास में है फ्यूचर का दूसरा यानी कि सेकंड टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे आता है, ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी रहा, रही, रहे आता है, लेकिन फ्यूचर की पहचान ये है कि उसका लास्ट जो लेटर है वो ग होता है, ठीक है ना, गा, याद रखना है। तो रहा है, रही है, रहे की जगह पे रहेगा, रहेगी, रहेगी, ये हमेशा याद रखना है। कर रहा होगा, ठीक है ना, रहेगा, ऐसे करके। तो एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस, एक ऐसा एक्शन जो प्रोग्रेस में रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा, एट अ टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में किसी दिए हुए समय पर, या इन फ्यूचर यानी दिए हुए समय पर या इन फ्यूचर, वो काम जो अभी हो रहा है वो होता रहेगा, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर क्या करेंगे, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, उसमें विल भी लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। जैसे सेंटेंस है, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा होगा, वह एक पत्र लिख रहा होगा, वह एक पत्र लिख रहा होगा, लिख रहा
होगा। तो इसकी पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी पहचान है जो आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी शैल बिल वाला जो फॉर्मूला है वो वही है जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था। तो सब्जेक्ट लगाएंगे, यहाँ पर क्या है, वह एक पत्र लिख रहा होगा, तो लड़का बना दिया हमने इसको, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर ही कर देंगे। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब में आईएनजी जरूर लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, नेगेशन का, नेगेटिव सेंटेंस का रूल समझ लीजिए कि नोट का जो प्लेसमेंट है वो हम कहां पर करते हैं। ठीक है ना, नोट का जो प्लेसमेंट है वो हम कहां पर करेंगे, ये आपको याद रखना है। कहां करेंगे? हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में, यानी कि विल और बी के बीच में हम नोट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट विल नॉट बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सेंटेंस हमारा ऐसे हो सकता है कि वह एक पत्र, और नहीं यहाँ पे कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, वह एक पत्र नहीं लिख रहा होगा। सेंटेंस क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा हमारा कि ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ओके, ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये क्या से स्टार्ट होने वाला वाक्य है, और क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्टिंग करते हैं। यहां पर भी आपको नोट कहां लगाना है ये याद रखना है। नोट हम कहां पर प्लेस करेंगे? सब्जेक्ट और बी के बीच में। विल ही नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर शी लगाया है क्योंकि हम सब्जेक्ट क्या बना रहे हैं, ही बना रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा विल ही, और यहाँ पर नॉट, सॉरी, विल ही नॉट, विल ही नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ओके, यानी नोट कहां लगेगा? बी से पहले लगेगा, इस जगह पे लगेगा नोट। तो नोट का प्लेसमेंट आपको याद रखना है, नोट वाला जो प्लेसमेंट है वही ज्यादातर दिक्कत दे जाता है। ठीक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब डबल इंटेरोगेटिव सिंपल सा तरीका है जिसमें हम क्या करेंगे, जब कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो उस क्वेश्चन वर्ड को ही हम सबसे पहले लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड, बाकी का फॉर्मूला आपका वही है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बी। अगर इसमें नोट है तो नोट हम इस जगह पर प्लेस करेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, जैसे सेंटेंस हमने लिखा कि तुम एक किताब क्यों नहीं पढ़ रहे होगे, तुम एक किताब क्यों नहीं पढ़ रहे होगे। ठीक है ना, होगे आ गया इसमें। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, स्टार्ट किससे करेंगे, वाई से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वाई, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी हमारी, विल रहेगी। ठीक है ना, वाई विल, सब्जेक्ट क्या है तुम, वाई विल यू, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। क्या करना है, पढ़ना है, विल बी रीडिंग, क्या पढ़ना है, एक किताब, रीडिंग ए बुक, और क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया ना, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब इसके कुछ एक दो रूल्स हैं वो आप लोग समझ लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो स्पेसिफिक टाइम दिया गया हो कहीं पर, इसके लिए एक रूल है, स्पेसिफिक टाइम सिंपल फ्यूचर में द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ दिस टेंस इज टू से व्हाट यू विल बी डूइंग एट अ प्रीसाइज मोमेंट, यानी कि किसी दिए हुए सुनिश्चित टाइम पर तुम क्या कर रहे होगे, ये आपको याद रखना है उसके लिए। तो सिंपल फ्यूचर में क्या करते हैं, आई विल ईट डिनर एट 8 PM, ये स्पेसिफिक टाइम है, 8 PM पर मैं क्या करूंगा, खाना खाऊंगा। द एक्शन स्टार्ट एट 8 PM। तो जब स्पेसिफिक टाइम पॉइंट दिया गया हो तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना है। ठीक है ना, अब बात हो रही हो कि एट 8 PM आई विल बी ईटिंग डिनर, आई विल बी इन द मिडल ऑफ ईटिंग, यानी कि अब 8 बजे मैं क्या कर रहा हूंगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, विल बी ईटिंग का यूज करेंगे। ठीक है, चलिएगा, यानी कि यहाँ पे ड्यूरेशन 8 PM की बात हो रही है कि मैं 8 बजे क्या कर रहा हूँ, तो 8 बजे मैं खाना खा रहा होऊंगा, और वो क्या करेगा, वो खाना खाएगा। ये क्या है, प्रोग्रेस होगी इस जगह पर। ठीक है ना, इस जगह पे वो क्या है, प्रोग्रेसिंग मूड दिखा रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब ही प्रोग्रेसिंग है। 8 बजे उसका खाना चल रहा होगा। ठीक है ना,
चल रहा होगा, कोई चीज कंटिन्यू होगी तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगी, और कोई एग्जैक्ट वो काम उस समय पर स्टार्ट करेगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। तो स्टार्ट करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रोग्रेसिंग के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस। दूसरा है, अब हमें क्या करना है, पोलाइट इंक्वायरीज। किसी चीज की पोलाइट इंक्वायरी करनी है, जांच पड़ताल करनी है, क्वेरी लेनी है। दिस इज अ हाई लेवल स्पेशल रूल। वी ऑफन यूज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टू आस्क समवन अबाउट देयर प्लान्स इन अ पोलाइट। फ्यूचर में यही चीजें पूछी जाती है फ्यूचर टेंस में, पोलाइटनेस वगैरह, ठीक है ना, नॉन इंस्ट्रक्टिव, स्पेशली व्हेन वी वांट टू आस्क फॉर अ फेवर। देखिएगा, डायरेक्ट या डिमांडिंग वे जो होता है, हम डायरेक्ट कैसे बोलते हैं कि विल यू गो टू द स्टोर, क्या तुम स्टोर पर जाओगे। डायरेक्ट और डिमांडिंग वे है, क्या तुम स्टोर पर जाओगे। हमें पोलाइट और इनडायरेक्ट वे में क्वेरी करनी है किसी से, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, विल यू बी गोइंग, विल यू बी गोइंग टू द स्टोर लेटर। मतलब ये पोलाइट मैनर हमें शो करेगा। तो पोलाइटली अगर यूज करना है तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट डिमांड कर सकते हैं विल का इस्तेमाल करके। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों यूजेज में। आप ये देख सकते हैं कि पोलाइटनेस का इस्तेमाल किया जा रहा है सेंटेंस में या डायरेक्ट डिमांड करी जा रही है। अब हमारे पास है प्रिडिक्टेड एटमॉस्फेयर एक्शन। हमारे पास कोई पहले से ही प्री प्लान एक्शन है, ठीक है ना, जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। इट इज यूज्ड फॉर बैकग्राउंड इन स्टोरीज। द फ्यूचर कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द एटमॉस्फेयर, यानी किसी एटमॉस्फेयर को और फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे, व्हेन यू अराइव एट द पार्टी, व्हेन यू अराइव एट द पार्टी। अब देखिए, अब ये फ्यूचर प्रिडिक्शन हो रही है, जब तुम घर आओगे, ठीक है ना, जब हम बाजार जाएंगे, ठीक है ना, जब हम कॉलेज में होंगे, जब हम मूवी देखने जाएंगे, तो फ्यूचर में ही प्रिडिक्ट कर देते हैं कि वहां जाकर होगा क्या। तो ऐसे फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए क्या करेंगे, एवरीवन विल बी डांसिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस में उसको बनाते हैं, किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये कंडीशन है कि जब तुम आओगे पार्टी में, तब हम क्या करेंगे, सभी लोग डांस कर रहे होंगे, है ना, और क्या कर रहे होंगे, म्यूजिक बज रहा होगा। तो ये फ्यूचर की प्लानिंग है एटमॉस्फेरिक एक्शन की। इसके बाद है स्टेटिव वर्ब के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी मैं लगभग 4 बार बता चुका हूं लास्ट डे से। स्टेटिव वर्ब जो है उनको हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे। एज विद ऑल कंटिन्यू टेंसेस यू कांट यूज वर्ब्स स्टेट, इमोशन और पोजीशन। स्टेट, इमोशन और पोजीशन की किसी भी वर्ब को हम किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते। इनफैक्ट एक वर्ड में बता देता हूं कि हम उनको वी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जितनी स्टेटिव वर्ब्स हैं उनको आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ओके, ओवरलैप विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये और समझ लीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ में ओवरलैप कैसे करना है। समटाइम द फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर फ्यूचर प्लान्स कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट द फ्यूचर कंटिन्यूअस साउंड मोर लाइक अ रूटीन और अ नेचुरल रिजल्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया गया है, आई एम फ्लाइंग टू लंदन टुमारो। ये पर्सनल प्लान अरेंजमेंट के लिए है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कल लंदन जा रहा हूं, मैं कल लंदन जा रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं कल लंदन जाऊंगा। पर्सनल सिचुएशन के लिए, व्यक्तिगत तौर के लिए, अपनी प्लानिंग के लिए हम इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात आ रही है प्रोफेशनल वे की, देन हम यूज करेंगे आई विल बी फ्लाइंग टू लंदन टुमारो, ठीक है ना। द एक्शन विल बी हैपनिंग एज अ पार्ट ऑफ द शेड्यूल, ये उनके शेड्यूल का पार्ट होगा। तो प्रोफेशनली हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, और पर्सनली हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। कुछ पैरेलल फ्यूचर एक्शन होते हैं, एक ही साथ दो दो एक्शन हो जाते हैं, उनके लिए हमें क्या करना है, पैरेलल फ्यूचर एक्शन के लिए यू कैन यूज दिस टेंस टू डिस्क्राइब टू एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम। टू एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम, यानी दो काम एक ही साथ में हो रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, वाइल यू आर वर्किंग, जब आप काम कर रहे हैं, आई विल बी रिलैक्सिंग, तब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पर है फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है ना। व्हेन यू आर वर्किंग आई विल बी रिलैक्सिंग ऑन द बीच। सो नोट दैट द क्लॉज स्टार्टिंग विद, किससे, वाइल से, यूजुअली टेक द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी यहां पर हमें क्या करना है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो किस में बनाना है, वो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है,
प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाना है, और जो मेन क्लॉज है वो किस में बनाना है, वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बनाना है, ठीक है ना। ये याद रखना, जैसे कि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है, ये क्या है, ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज में किस में बनाया है हमने, फ्यूचर कंटिन्यूस में बनाया है। ये याद रखेंगे कब, जब हमारे पास टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम, पैरेलल एक्शन चल रहा हो, ठीक है ना, दो एक्शन सेम टाइम पे चल रहे हो, तो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ में है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर कंटिन्यूस में बनाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्विक समरी। डिड आई इंक्लूड विल एंड ही, हमने क्या विल और बी का इस्तेमाल सही तरीके से किया है, क्या आईएनजी वर्ब के साथ में लगाई है, एंड डिस्क्राइबिंग एन एक्शन दैट इज ऑनगोइंग द फ्यूचर नॉट जस्ट स्टार्टिंग। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद में अब हमारे पास में है इसका नेक्स्ट टेंस, अगला टेंस, वो कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम अगली क्लास में कराएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट डे। आज आप इतना ही करिएगा, ओके।